हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो लोग भी एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप लोगों के लिए देखिए एमसीक्यू बैच आ रहा है अनअकैडमी की तरफ से, जो कि टॉप के एजुकेटर्स के द्वारा होगा। आपके एनटीए 2021 का जो आपका एग्ज़ाम है उसकी बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन इस बैच से आपकी हो जाएगी। 15 फरवरी से ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। इसमें पेपर 1 के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे आपको अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जा कर के आप इनरोल कर सकते हो और आपको मेरा कोड यूज़ करना है जो कि है शिक्षा 10। साथ में गाइस देखिए बहुत सारे बैचेस हैं जो कि आपकी एनटीए यूजीसी नेट के लिए आते रहते हैं। एवरी मंडे कोई ना कोई नया बैच जो है वो आपकी अनअकैडमी पर आता ही रहता है। आपको बहुत सारी अच्छी आपकी तैयारी जो है वो होती है इससे। तो आप इसमें प्लस का या फिर आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, साथ में आइकॉनिक में कुछ और एडिशनल फीचर्स मिलते हैं जैसे कि पर्सनल कोर्स, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस मिलते हैं, आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जो हैं वो आपको एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करवाते हैं। तो बहुत सारे बैचेस आपके एनटीए यूजीसी नेट के चल रहे हैं, जैसे कंप्लीट एमसीक्यू बैच, एक्सीलेंस बैच, एमसीक्यूज बैच। अभी एक जो बैच मैंने आपको बताया वो आपका, तो आपको करना क्या है, जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेना है अभी मेरा रेफरल कोड यूज़ करके जो कि है शिक्षा 10। और जब आप जो है सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है 10% ऑफ हो जाएगा। लेकिन ये मैक्सिमम 10% डिस्काउंट जो है ये बस कुछ ही दिनों के लिए। तो गाइस जल्दी कीजिए, अभी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आपको मैक्सिमम 10% का जो डिस्काउंट है वो अवेलेबल हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें जैसे हम लोग इंग्लिश का जो भी चीज़ें पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग देखने वाले हैं रूट वर्ड से कैसे हम लोग वोकैबुलरी जो है उसको समझेंगे। तो काफ़ी सारी वोकैब्स हैं जो कि आज आप रूट वर्ड के थ्रू समझने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के सीजीएल या फिर कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आपकी इंग्लिश पूछी जाती है उसके लिए। चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से आते हैं पहले रूट वर्ड पे। तो देखिए पहला रूट वर्ड जो है वो देखिए लिखा हुआ है थी। रुक जाइए, ठीक है, थी लिखा हुआ है, थे भी बोल सकते हैं आप, और कहीं कहीं थोई भी वर्ड लिखा रह सकता है। ये जो भी वर्ड है थे या थोई जिसको हम बोल सकते हैं रूट वर्ड, ये देखिए ये रिलेटेड है गॉड से, यानी कि ईश्वर से इसका संबंध है, या फिर रिलीजन धर्म से भी जोड़ के इसको देखा जाता है। ठीक है, ईश्वर या फिर धर्म से जोड़ करके इस थी या फिर थोई वर्ड को देखा जाता है। वैसे इसको थी ही बोला जाता है, ठीक है, मतलब इसमें ई और ओ जो भी आएगा वो साइलेंट माना जाता है। ठीक, चलिए, तो ये जो थी वर्ड है आपका, इसका मतलब क्या होता है, गॉड या फिर रिलीजन। ठीक है, ईश्वर या फिर धर्म से संबंधित। अब देखिए, अब जिसमें आता है आईएसटी लगा रहता है, आईएसटी का मतलब होता है फॉलोवर, यानी कि उस चीज़ को फॉलो करने वाला। ठीक है, आईएसटी जिसमें हम लोग लगा देते हैं वो क्या है, मतलब ये फॉलो करने वाले के लिए लगाया जाता है। अब देखिए थी और आईएसटी को जब मिलाते हैं हम तो कौन सा वर्ड बनता है, ये तो आपके लिए लिखा हुआ है, देखिए थीस्ट। क्या बनता है, थीस्ट बनता है, THEIST। ठीक है, THEI को और IST को जब मिलाते हैं थीस्ट बनता है। थीस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए आप समझ गए, थी मतलब गॉड और IST मीन्स फॉलोवर, यानी कि गॉड को फॉलो करने वाला। मतलब क्या है, मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो कि भगवान में विश्वास रखता है, मतलब कि आस्तिक। आस्तिक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, थीस्ट बोलते हैं। ठीक, जो ईश्वर पे विश्वास रखता है वो क्या है भाई, आस्तिक है, यानी कि थीस्ट है। ठीक, थीस्ट है, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें आपके थीस्ट में अगर आगे हम ए लगा दें, एथीस्ट हो जाता है, तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है, जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है, नास्तिक हो जाता है, यानी कि जो कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। अगर थीस्ट मतलब आस्तिक, और अगर हमने थीस्ट के आगे ए और ऐड कर दिया तो वो क्या हो गया, एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब क्या होता है, नास्तिक। ठीक, तो आई थिंक आपको ये दोनों अभी मीनिंग्स जो हैं, ये दोनों कैप्स आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम आते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से थी वर्ड से आया है मोनोथीस्ट।
अब देखिए आपको पता होगा, कभी मैं अभी आगे चल के बताऊंगी आपको, तो प्रीफिक्स सफिक्स में भी जब मैं बताऊंगी तो उनको भी बताऊंगी। तो देखिए मोनो वर्ड जो है, मोनो वर्ड हमेशा आता है एक सिंगल के लिए, ठीक है, मोनोपोली, मोनोगैमी, ठीक है, इस तरीके के वर्ड जो आते हैं तो उसमें मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब सिंगल या फिर एक, ठीक है, मोनो आता है सिंगल के लिए या एक के लिए, ठीक। तो जब भी मोनो आएगा तो आप समझ जाइएगा। अब देखिए मोनोथीस्ट, तो मोनो वर्ड आया और थीस्ट आया, मोनो का मतलब एक और थीस्ट का मतलब हमने क्या देखा था कि भगवान पर विश्वास रखने वाला। तो एक भगवान पे विश्वास रखने वाला, यानी कि जो ये मानता है कि गॉड क्या है, केवल एक है, वो क्या है, मोनोथीस्ट है, ठीक है, वो क्या है, मोनोथीस्ट है। देखिए लिखा हुआ है ऑन, देखिए मोनोथीस्ट मीन्स द वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, कि ईश्वर एक है, वो क्या है, मोनोथीस्ट। मतलब देखिए अगर उसने एक मतलब मान लिया, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसने माना कि शिव जी जो है वो गॉड है, अब वो शिव जी के अलावा किसी को गॉड नहीं मानता है, तो क्या है, वो मोनोथीस्ट है, ठीक है, वो सिर्फ ईश्वर की एक सत्ता में विश्वास रखता है कि मतलब ईश्वर जो है एक है और वो सिर्फ क्या है, शिव है, इसके अलावा अगर हम कोई और नाम बताएं तो वो उनको ईश्वर नहीं मानेगा, वो क्या है, मोनोथीस्ट है, ठीक है। तो ये होते हैं मोनोथीस्ट जो सिर्फ विश्वास करते हैं कि ईश्वर एक है, ठीक। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। अब देखिए पॉलीथीस्ट, पॉली का मतलब जैसे मोनो का जस्ट अपोजिट होता है आपका पॉली, ठीक है, मोनो का जस्ट अपोजिट है पॉली। मोनो का मतलब होता है एक, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, या फिर एक से अधिक। जैसे मोनो का मतलब होता है एक, वैसे पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे या एक से अधिक, ठीक। अब मोनोथीस्ट तो हम लोगों ने देख लिया, एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला। पॉलीथीस्ट क्या है, पॉलीथीस्ट मतलब जो कई सारे गॉड्स पर बिलीव करते हैं, जैसे कि मोस्टली हम लोग हैं जैसे मानते हैं कि हाँ ठीक है राम जी भी हैं ईश्वर, हम लोग शंकर जी को भी मानते हैं, हम लोग ऐसे करके बहुत सारे देवी देवताओं की जो है पूजा करते हैं। इस तरीके जो लोग सभी मतलब देवी देवताओं को मानते हैं, सभी गॉड्स में विश्वास रखते हैं, उनकी सत्ता में विश्वास रखते हैं, उनको क्या बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा पॉलीथीस्ट, ठीक है। जो कई तरह के गॉड में बिलीव रखते हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीथीस्ट, ठीक। तो पॉली मीन्स मैनी, सो पॉलीथीस्ट मीन्स द वन हु बिलीव इन मैनी गॉड्स। जैसे कि हम लोग पुराने लोगों के बारे में भी पढ़ते हैं तो उन पे आप देखा होगा कई तरह की देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती थी, तो वो क्या थे, पॉलीथीस्ट थे, कई तरह की देवी देवताओं में विश्वास रखते थे, ठीक। तो ये हो गया हमारा पॉलीथीस्ट। अब देखिए अब ये वर्ड आया है पैनथीस्ट, ठीक है। अब इसका मतलब जो है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक। पैनथीस्ट का मतलब क्या है, देखिए पैनथीस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि सिर्फ अपने धर्म के नहीं, जो दूसरे के धर्म के गॉड में भी उतना ही बिलीव रखता है, वो क्या है, पैनथीस्ट है। मान लीजिए कि जो है मैं हिंदू हूँ, ठीक है, या मैं क्रिश्चियन हूँ, तो मैं हिंदू धर्म के गॉड को भी उतना ही सेम रिस्पेक्ट, उतना ही सम्मान और उतना ही मानती हूँ जितना कि मैं, अगर मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं जो है जीसस क्राइस्ट उनको मानती हूँ, उतना ही मैं हिंदू धर्म के भगवान देवी देवताओं को भी मानती हूँ। जैसे मान लीजिए मैं हिंदू हूँ तो मैं अल्लाह को भी उतना ही मानती हूँ जितना कि मैं हिंदू देवी देवताओं को मानती हूँ। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। इसका मतलब क्या होता है, पैनथीस्ट। तो आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने धर्म के होते हुए भी दूसरे धर्म की भी रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ भी जाते हैं। हिंदू धर्म के भी लोगों को आपने देखा होगा वो जा कर के कई जो है दरगाहों पे चादर चढ़ाते, इस तरीके की मतलब सभी धर्मों का सम्मान वाला। तो वो चीज़ जो बात आती है वहाँ पे, तो उस वर्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पैनथीस्ट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। पैन मीन्स ऑल ओवर, सो पैनथीस्ट। देखिए पैन का मतलब क्या होता है, ऑल ओवर, मतलब जो कुछ भी है सब कुछ, ठीक है। तो मतलब हर धर्म के प्रति हमारा लगभग सेम रवैया है, ठीक है। अगर हम हिंदू हैं, हमारे सामने कोई पारसी गॉड की मूर्ति रखी हो या कुछ, तो हम उनको भी रिस्पेक्ट देंगे क्योंकि हमें उनमें भी विश्वास है, या हम मानते हैं कि हाँ उनके गॉड है, सही बात है, ठीक है, इस तरीके की। तो ये चीज़ जो है ये आती है पैनथीस्ट के अंतर्गत। पैन मीन ऑल ओवर, सो पैनथीस्ट इज वन हु बिलीव इन ऑल गॉड्स अक्रॉस ऑल द रिलीजन्स, ठीक है, जो सभी रिलीजन्स के जितने भी गॉड हैं उन सभी को मानता है, ठीक। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा समझा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस इन सभी में, तो आप लोग अच्छे से समझते जाइए। थोड़ा इसको समझा के मुझे बताना पड़ रहा है, लेकिन फिर जब दोबारा ये वो कैब आपके सामने आएंगी तो आपको आता होगा, ठीक है। चलिए
अब हम आते हैं अपने दूसरे रूट वर्ड पे जो कि है लॉजी। ठीक है, लॉजी है। लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, लॉजी का मतलब सिंपल सा, कोई भी चीज़ है, मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं अगर जंतुओं के विज्ञान, जो हम जूलॉजी बोलते हैं उसको। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो जो भी चीज़ें हैं हम लोग उसमें अगर किसी भी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं तो हम उसमें लॉजी लगा देते हैं। ठीक, तो लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ समथिंग। अब देखिए यहाँ पे आता है थियोलॉजी। अब मैंने आपको बताया था थी वर्ड जो है या थियो वर्ड जो है, थियो का भी आता है। ठीक है, थियो। ठीक है, ये सारे वर्ड किससे रिलेटेड है? गॉड से या फिर रिलीजन से। अभी बताया था आपको, स्टार्टिंग में ही बताया था कि गॉड से या फिर रिलीजन से रिलेटेड है। ठीक, तो यहाँ आया है थियोलॉजी। ठीक, तो देखो थियो का मीन्स क्या होता है? थियो मीन्स, थोड़ा यहाँ गलत लिख गया है, थियो मीन्स गॉड। ठीक है, या फिर रिलीजन। सो थियोलॉजी का मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ रिलीजन। अगर हम धर्मों का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो कई धर्मों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्या कहता है पारसी धर्म, क्या कहता है हिंदू धर्म, क्या कहता है मुस्लिम धर्म, मतलब इस तरीके के जो सभी धर्मों का अध्ययन कर रहे हैं, किसी धर्म का पर्टिकुलर या भी किसी धर्म का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो क्या है? देखिए धर्मों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? थियोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब दूसरा लॉजी से शब्द हम देखते हैं। दूसरा शब्द है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी। अब एंथ्रोपोलॉजी क्या है? देखिए लिखा हुआ एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन। अगर कहीं भी एंथ्रोप वर्ड आता है तो एंथ्रोप का मतलब होता है मानव या फिर ह्यूमन। ठीक, तो अगर एंथ्रोप वर्ड आया तो आप समझ लीजिए कि वो मानव से संबंधित कोई चीज़ है। ठीक है, तो अब एंथ्रोपोलॉजी क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा कि अगर हम मानव का ही अध्ययन करें। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है एंथ्रोपोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर हम मानव का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? या मानवता का अध्ययन भी लिख करके आता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ठीक, मानव का अध्ययन वो क्या किसके अंतर्गत आता है? एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत आता है। लॉजी से हमने दो शब्द देखे और देख लीजिए। अब देखिए लिखा है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ का मतलब क्या होता है? देखिए लॉजी का तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, अब हमें आगे जितने भी लगने वाले शब्द हैं उनका भी देखते जाना है। मॉर्फ का मतलब क्या होता है? मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर, किसी चीज का कोई स्ट्रक्चर हुआ, संरचना हुई किसी चीज की, तो मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर। सो मॉर्फोलॉजी का मीन्स क्या हो जाएगा भाई? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि लॉजी का मतलब तो स्टडी है। ठीक है, और मॉर्फ का मतलब हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर होता है, तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। बस इस तरीके से आपको ये सारी वोकैब्स जो हैं उनको ध्यान में रखना होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरा जो कि मॉर्फ से ही रिलेटेड शब्द आया है, लिखा हुआ एंथ्रोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब यहाँ आप एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके दो शब्द आ रहे हैं। एक तो आपने एंथ्रोप देखा था जो कि मानव से संबंधित है, और एक आपने देखा अभी मॉर्फ। ठीक है, एंथ्रोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे आपके दो शब्द आ गए, एक तो आ गया मानव वाला और एक आ गया स्ट्रक्चर वाला। तो क्या होगा? देखिए एंथ्रोप, मॉर्फ और इज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इज गिविंग ह्यूमन स्ट्रक्चर टू गॉड। ठीक है, इसका मतलब होता है गिविंग ह्यूमन स्ट्रक्चर टू गॉड। मानव की जो संरचना है उसको किसको भाई हम दे रहे हैं? गॉड को दे रहे हैं। ठीक है, ईश्वर को दे रहे हैं, ईश्वर के लिए समर्पित कर रहे हैं। वो क्या आपका एक तरीके से आ जाता है एंथ्रोमॉर्फिज्म। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथ्रोमॉर्फिज्म। तो इसमें आप देख सकते हैं तीन चीजें आई थी, एंथ्रोप, मॉर्फ और इज्म। ठीक, चलिए आई होप ये चीज जो है क्लियर हो गई होगी। नीचे देखिए मॉर्फ से रिलेटेड है जूमॉर्फिज्म। ठीक है, क्या है? जूमॉर्फिज्म। अब जूमॉर्फिज्म में देख लीजिए, जू प्लस मॉर्फ प्लस इज्म। ठीक है, अब ये यहाँ पे ZOO है, लिखने में थोड़ा सा गलत हो गया है, ZOO, जू प्लस मॉर्फ प्लस इज्म। मॉर्फ और इज्म का मतलब हमें पता ही है, जू का मतलब जो है वो जू आपका एनिमल से रिलेटेड आया है। ठीक है, जैसे जंतु विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं तो जूलॉजी बोलते हैं, तो जू जो है वो आपका एनिमल से रिलेटेड आया। गिविंग एनिमल स्ट्रक्चर टू गॉड, अगर हम एनिमल स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं? गिविंग एनिमल स्ट्रक्चर टू गॉड, तो वो क्या है? जूमॉर्फिज्म।
देखिए ये है आपका एक तरीके से जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित आप कह सकते हैं, और यह तो आप समझ सकते हैं कि ईश्वर का अगर हम मानवीकरण करते हैं, ठीक है, कि अगर हम ईश्वर को किसी मानव रूप में लेते हैं, ठीक है, कि गॉड हमारा क्या है, एक व्यक्ति के जैसा दिखता है, ठीक है, एक मनुष्य के जैसा दिखता है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा उसके मतलब हर एक चीज़ हम लोग बखान करते हैं ना, तो वो हो जाता है एंथ्रोमॉर्फिज्म के अंतर्गत, वो मानवीकरण करते हैं। कभी कभी क्या है आपने देखा होगा हिंदू धर्म में भी, इजिप्ट में भी, मिस्र की सभ्यताओं में भी ऐसा कुछ ऐसे देवी देवता भी दिखाए जाते हैं जो कि एनिमल से इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है, मतलब इस तरह की चीज़ें भी दिखाई जाती हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। तो वहाँ क्या हो जाता है, गॉड को हम किससे मतलब जो है स्ट्रक्चर किससे कर रहे हैं, एनिमल से कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा ज़ूमॉर्फिज्म में हो जाता है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि समर्पण एक तरीके से, ठीक है, वैसे समर्पण वर्ड जो है इसके लिए नहीं यूज़ होता है, ये एक तरीके से है कि जैसे हमने मानवीकरण कर दिया, या फिर हमने जैसे जानवर का रूप बता करके उसको भगवान का दर्जा दे दिया, उसको भी अगर हम मतलब भगवान का दर्जा दे रहे हैं तो वो क्या है, वो ज़ूमॉर्फिज्म है, ठीक है। ये थोड़ा सा डीप चीज़ है, थोड़ा सा आपको समझना होगा। जैसे कि हम लोग कई ऐसे देवी देवता, जैसे मान लीजिए गाय है, तो हिंदू धर्म में गाय को भी पवित्र माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि गाय में कई देवी देवताओं का वास होता है, तो उसको भी हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ईश्वर के रूप में पूजते हैं, ठीक है, तो वो ज़ूमॉर्फिज्म हो गया। ये थोड़ा सा आपको समझना होगा, ठीक। गिविंग एनिमल स्ट्रक्चर टू गॉड। उसके बाद देखिए एमॉर्फिक, एमॉर्फिक आया है, एमॉर्फिक। अब ये क्या है, देखिए इट्स ए प्लस मॉर्फ, ठीक है, ए प्लस मॉर्फ मीन्स नो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। देखिए मैंने आपको बताया था, जैसे आपके थीस्ट के पहले ए लग गया था, अगर किसी चीज के पहले आपके ए लग जाता है, ठीक है, ए लग गया, तो ये क्या हो गया, मतलब उसने इसका वर्ड का मतलब अपोजिट कर दिया। क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। थीस्ट का मतलब आस्तिक था, इसने आगे ए ने आके क्या कर दिया, एथीस्ट कर दिया, और इसका मतलब क्या कर दिया, नास्तिक कर दिया। अब ऐसे ही अगर हम मॉर्फिक के आगे ए लगा दें तो इसका मतलब क्या है, जिसका कोई स्ट्रक्चर ना हो, अमॉर्फिक हो गया वो, ठीक है। तो एमॉर्फिक का मतलब जिसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, वो क्या हो जाएगा, एमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। इट्स ए प्लस मॉर्फ मीन्स नो स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्रेसी। क्रेसी से बहुत ज़्यादा बनते हैं आपके क्वेश्चंस जो हैं, क्रेसी से बहुत ज़्यादा बनते हैं। चलिए देखते हैं। पहला देखिए क्रेसी का मतलब क्या होता है, ये देख लेते हैं। क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट या सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है, गवर्नमेंट या फिर सिस्टम से रिलेटेड है क्रेसी का मतलब। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी जैसे कि हमारे यहाँ बोला जाता है ना, तो डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ पीपल। इसकी बहुत ही अच्छी परिभाषा है, ठीक है, आपने सुनी होगी, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना। और इस तरीके से जो है कि मतलब लोकतंत्र जो है वो लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है, अब्राहम लिंकन द्वारा ये जो परिभाषा दी गई थी। तो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। क्रेसी का मतलब होता है सिस्टम, डेमो का मतलब है पीपल यानी जनता, जनता के द्वारा, जनता के लिए, ठीक है। तो ये होती है हमारी क्या, डेमोक्रेसी। अब ये तो हो गया, आपने देख लिया। अब ऑटोक्रेसी की बात करें, अगर हम ऑटोक्रेसी की बात करते हैं तो देखिए ऑटो प्लस क्रेसी मीन्स डिक्टेटरशिप या फिर किंगशिप व्हेन वन पर्सन रूल्स द होल गवर्नमेंट और सिस्टम। ऑटोक्रेसी क्या होती है, ऑटोक्रेसी होती है जैसा कि आपने देखा कि आपने देखा है किम जोंग उन जो है, ठीक है, किम जोंग उन यही नाम है, तो वो आपने देखा है वो एक ऑटोक्रेट है, ठीक है। तानाशाह जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में मैं यहाँ तानाशाह लिख दे रही हूँ, थोड़ा सा क्या इन लोगों के नाम मैं सही से बोल भी नहीं पाती हूँ, ठीक है। तो तानाशाह जो वर्ड है उसके लिए ऑटोक्रेसी वर्ड आता है, तानाशाही, या फिर किसी एक व्यक्ति की पूरे देश में अगर तानाशाही चल रही है तो वो क्या बोली जाएगी, ऑटोक्रेसी बोली जाएगी, ठीक है। क्या बोली जाएगी, ऑटोक्रेसी बोली जाएगी। डिक्टेटरशिप या किंगशिप जब एक ही पर्सन के हाथ में पूरी गवर्नमेंट या फिर पूरा सिस्टम है, अब जो वो चाहता है वही होता है, ठीक है। ये मोनार्की नहीं है, ये मोनार्की से बहुत अलग है। मोनार्की क्या होता है, मोनार्की में राजा तो होता था
लेकिन राजा का भी एक निर्वाचन भी होता है, ठीक है, मतलब राजा का भी एक टाइम आता है, फिर वो अपने बेटे को बनाता है। यहाँ कोई रूल ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं है, ठीक है, जो तानाशाह ने बोल दिया बस वही सही। राजा के पास मंत्री भी होते थे, उनका भी काफ़ी अच्छा अधिकार होता था, ठीक है। मोनार्की से काफ़ी अलग है, मतलब कई नियमों में अलग है। ऑटोक्रेसी और मोनार्की में बहुत अंतर है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने देखा है, कुछ लोग पूछते हैं क्वेश्चन कि भाई ऑटोक्रेसी में भी एक ही का शासन है और मोनार्की में भी एक ही का शासन है, तो ये अलग अलग कैसे हो गया। ऑटोक्रेसी मतलब तानाशाही, ठीक है, वो व्यक्ति चाहे सही कर रहा है चाहे गलत कर रहा है, उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है, वो जैसा चाहे वो वैसा कर सकता है। आपने देखा ही है, आपने सुना ही है वो कितने लोगों को मारा करता है, ठीक है। तो ये है ऑटोक्रेसी, लेकिन मोनार्की जो है वो काफ़ी इससे अलग होती है, ठीक। तो ऑटोक्रेसी मीन्स तानाशाह या डिक्टेटरशिप ऑफ किंगशिप, जब एक ही पर्सन पूरे गवर्नमेंट या सिस्टम को चलाए। अब हम देखते हैं थियोक्रेसी। अब आपने देखा थियो वर्ड का मतलब क्या हमने पढ़ा था, गॉड था, ठीक है, और क्रेसी का मीन्स क्या था, क्रेसी का मीन्स होता है गवर्नमेंट या सिस्टम। अब जब भगवान ही सरकार चलाएं या भगवान ही पूरा राज्य चलाएं तो वो क्या बोली जाएगी, वो बोली जाएगी थियोक्रेसी, ठीक है। यानी कि थियोक्रेसी का मतलब है या तो ईश्वर की सरकार, या तो ईश्वर के द्वारा अगर प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, या फिर रिलीजन से भी रिलेटेड आया था ना, आपने देखा ही होगा, रिलीजन से भी रिलेटेड आया था, या फिर रिलीजन की कोई भी रिलीजियस पीपल जो है वो सरकार में है तो भी क्या हो जाएगा, वो थियोक्रेसी बोली जाएगी। अब देखिए मैं आपको इसके दो एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि राम राज्य बोला जाता है, ठीक है, तो राम राज्य को भी हम थियोक्रेसी में रखते हैं। किस में रखते हैं, थियोक्रेसी में रखते हैं। भाई जब राम जी का शासन था अयोध्या पे तो क्या था, गॉड का शासन था एक तरीके से, ठीक है भाई, गॉड ही थे ना, तो गॉड का शासन था, तो राम राज्य क्या था, एक थियोक्रेसी थी, ठीक। या इसके अलावा किसी रिलीजियस पीपल का शासन चल रहा हो, जैसे कि आपने सुना है, ठीक है, ऐसे शहर हैं जहाँ पे पोप का ही सब कुछ चलता है। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए, मान लीजिए कि आपके यहाँ पे, आपके इस देश में मान लीजिए पंडित कहते हैं कि हम ही हैं सब कुछ, हम ही सरकार चलाएंगे, हम ही सब कुछ देखेंगे, और पंडित ही वहाँ पे चले जाएं, तो क्या हो जाएगा भाई, वो भी क्या हो जाएगी, थियोक्रेसी। मतलब थियो वर्ड मैंने आपको बताया था, गॉड और रिलीजन दो चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है, धर्म से और ईश्वर से, ठीक। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो जैसे कि प्रीस्ट चला रहे, बिशप चला रहे, तो ये क्या बोली जाएगी, थियोक्रेसी बोली जाएगी। इसके अलावा क्वेश्चन भी पूछा गया था कि राम राज्य जैसे है तो उसको हम किस में रखेंगे, उसको भी हम थियोक्रेसी में रखेंगे, क्योंकि क्या था कि मोनार्की में तो रखेंगे ही रखेंगे क्योंकि वो राजशाही थी, लेकिन साथ में उसको थियोक्रेसी में भी रखेंगे क्योंकि वो किसका शासन था, ईश्वर का शासन था, ठीक। तो देखते हैं हम अपने नेक्स्ट वोकैब को। नेक्स्ट देखिए क्या कह रही मीनिंग हमारी, प्लूटोक्रेसी, ठीक है। अब देखिए प्लूटोक्रेसी आया है, प्लूटोक्रेसी किससे रिलेटेड है, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब आया आपका प्लूटोक्रेसी। तो देखिए क्रेसी का मतलब तो हम समझ ही गए थे, गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट। और इसके बाद देखिए, इसके बाद ये आपका क्या लिखा हुआ है, प्लूटो। प्लूटो वर्ड देखिए वेल्थ के लिए आता है, प्लूटो वर्ड किससे रिलेटेड है, वेल्थ से रिलेटेड है, यानी कि पैसे से, ठीक है। प्लूटो वर्ड आएगा तो आपका पैसे से संबंधित होगा। तो आपका क्या है, देखिए प्लूटोक्रेसी, प्लूटो मीन्स वेल्दी, सो प्लूटोक्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज कंट्रोल्ड बाय वेल्दी पीपल लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। तो अगर सरकार को चलाने वाले, ठीक है, सिस्टम को चलाने वाले क्या है, बहुत ही धनी व्यक्ति हैं, बहुत ही धनी व्यक्ति हैं, व्यापारी वर्ग के हैं, तो वो क्या बोले जाएंगे, औद्योगिक वर्ग के हैं, तो क्या बोली जाएगी वो सरकार, वो बोली जाएगी प्लूटोक्रेसी। देखिए क्रेसी का मतलब अभी मैंने बताया था, तो आप लोग जो है इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिए। ये जो आपके रूट वर्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा इनका काम पड़ता है। क्रेसी का मीन्स क्या हो जाएगा भाई, गवर्नमेंट हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, सिस्टम। तो ऐसी गवर्नमेंट या ऐसा सिस्टम, ठीक है, ऐसा तंत्र जो कि जिसको कौन चला रहा है, जिसको चला रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट चला रहे हैं अगर, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूटोक्रेसी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए उसके बाद ओलिगोक्रेसी। ओलिगो का मतलब क्या है, ओलिगो का मतलब होता है सिलेक्टेड फ्यू। देखिए लिखा हुआ ओलिगो मीन्स सिलेक्टेड फ्यू, मतलब कि कुछ चयनित लोग,
अगर कुछ चयनित लोग सरकार को चलाएं, कुछ लोगों का चयन कर लिया गया, वो ही सरकार को चला रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओलिगोक्रेसी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ओलिगोक्रेसी। यानी कि जब सरकार चलाई जाए, सिलेक्टेड फ्यू रन्स द गवर्नमेंट, तब वो क्या बोली जाएगी, ओलिगोक्रेसी। अब आ जाइए मोबोक्रेसी में। मॉब वर्ड जो है, मॉब, ठीक है, मॉब वर्ड जो है ये तो आप सभी लोगों को पता है। मॉब क्या होती है, आक्रामक भीड़, ठीक है। मॉब मीन्स गुस्सैल भीड़ या आक्रामक भीड़ जो होती है उसको मॉब बोलते हैं। भीड़ खाली अगर होगी तो क्राउड होता है, लेकिन अगर आक्रामक भीड़ है तो वो मॉब बोला जाता है, ठीक। तो मोबोक्रेसी क्या हो जाएगी, मॉब मीन्स क्राउड, सो मोबोक्रेसी मीन्स व्हेन क्राउड टेक्स ओवर गवर्नमेंट और इन अदर वर्ड्स लॉलेसनेस। यानी कि कोई भी लॉ वगैरह बचा ना हो। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि अगर कोई क्रिमिनल बाहर निकल गया तो अब लॉ क्या कहता है, भाई उसको बंद जब होगा फिर उस पर केस चलेगा, तब भीड़ क्या करती है, उसको अगर पकड़ में, भीड़ में वो क्रिमिनल भीड़ के बीच में घुस गया और भीड़ बहुत गुस्से में उस क्रिमिनल को लेकर, उसने कोई क्राइम किया हुआ है, तो भीड़ क्या करती है, सारा लॉ एक तरफ हो जाता है और भीड़ उसको पीट पीट के क्या कर देती है, मार देती है, ठीक है, या अधमरा कर देती है। तो वो क्या हो जाता है, एक तरीके से लॉलेसनेस हो जाती है, यानी कि जो भी लॉ वगैरह है उसका अंत हो जाता है। उस समय क्या चल रही होती है, भाई मोबोक्रेसी। और वैसे भी अगर ये तंत्र कब तक है, ये चीज़ें कब तक है, भाई पुलिस वाले कब तक मान लीजिए किसी को अंदर रख सकते हैं, जब तक लोगों में डर है, हाँ ठीक है। अब अगर सारे लोग ही आक्रामक बन जाए, सारे लोग ही भीड़ में जो है शामिल हो जाए, तो फिर किस चीज़ का लोकतंत्र, किस चीज़ की सरकार, ठीक है, तब तो मोबोक्रेसी ही चल रही है, जो जिसका मन आ रहा है वो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, जब कोई भी लॉ नहीं है, कोई भी नियम नहीं है, ठीक। चलिए, मोनार्की, ये तो अभी मैंने आपको बताया था, मोनार्क मतलब होता है टॉप ऑफिशियल लाइक किंग, ठीक है। तो मोनार्की क्या है, रूल ऑफ किंग। मोनार्की क्या हो जाएगा, राजा का रूल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोनार्की, आपको पता ही। अब चलिए एनार्की पे आते हैं, ठीक है। एनार्की क्या है, मीन्स लॉलेसनेस, इट्स जस्ट सिमिलर टू मोबोक्रेसी। एनार्की, एनार्की को भी बोलते हैं अराजकता। अराजकता जब व्याप्त हो जाए तो वो क्या है, लॉलेसनेस हो गई, मतलब अब कोई भी लॉ वगैरह बचा ही नहीं। और ये बिल्कुल मोबोक्रेसी के सिमिलर है। मोबोक्रेसी और एनार्की लगभग क्या है आपकी, सिमिलर है। अराजकता जब फैल जाए, ठीक, समझ गए होंगे चीज़ें आप, ठीक है। जब जनता अराजक हो जाए, जब उसी के हाथ में सब कुछ चला जाए, तो क्या है भाई, एनार्की। अब देखिए जेरंटोक्रेसी। जेरेंटो वर्ड जो है, जैसे जेरेंटोलॉजी होता है, एक आपसे साइंस में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जेरेंटोलॉजी में किस विषय का अध्ययन किया जाता है, तो उसमें जो बूढ़े लोग हैं उनके शरीर का, उनकी से रिलेटेड चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, एज्ड पीपल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे जेरेंटोक्रेसी आया है, जेरेंटो का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब एज्ड पीपल, ठीक है, बूढ़े लोग जो हैं, और क्रेसी का मतलब सरकार। तो जेरन मीन्स क्या होता है, एज्ड या एक्सपीरियंस्ड लोग, ठीक है। तो जेरेंटोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा, व्हेन पोजीशन आर डिटरमाइंड बाय द एक्सपीरियंस और द एज पीपल, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाले लोग या फिर थोड़े से एज्ड अगर लोग हैं, वो अगर सरकार को चला रहे हैं, तो क्या बोला जाएगा, जेरेंटोक्रेसी, ठीक। अब देखिए आते हैं मेरिटोक्रेसी पे। मेरिटोक्रेसी क्या है, मेरिटो का मतलब होता है परफॉर्मेंस, ठीक है। अब देखिए मेरिट, जैसे नहीं हमने पढ़ा कि भाई मेरिट में आया है बच्चा, ठीक है, बच्चा क्या आया है, मेरिट में आया है, तो मतलब टॉप पे आया है। तो परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है आपका मेरिट शब्द। तो मेरिटो मीन्स परफॉर्मेंस, सो मेरिटोक्रेसी मीन्स व्हेन पोजीशन आर डिसाइडेड बाय परफॉर्मेंस, ठीक है। जब पोजीशन कैसे डिसाइड की जाए, मेरिट से डिसाइड की जाए, परफॉर्मेंस से डिसाइड की जाए, तब वो क्या बोली जाएगी, मेरिटोक्रेसी, ठीक है। क्या बोली जाएगी ऐसी सरकार, मेरिटोक्रेसी बोली जाएगी। ऐसी गवर्नमेंट जो कि अपनी परफॉर्मेंस से सरकार में आई है, वो क्या बोली जाएगी, मेरिटोक्रेसी, ठीक। अब देख लिया लिखा हुआ क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी जो वर्ड आया है, क्लेप्टो मीन्स क्या होता है, थीफ, ठीक है। क्लेप्टो मीन्स थीफ, यानी कि चोर। अब अगर चोर ही क्या करे, सरकार चलाए, सिस्टम चलाए,
तो क्या हो जाएगा, क्लेप्टो मीन्स थीव, सो क्लेप्टोक्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज रन बाय थीव्स। अगर सरकार क्या चला रहे, सारे लुटेरे सारे चोर सरकार चला रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर दें, क्लेप्टोक्रेसी वर्ड यूज़ कर दें। जैसे कि अब देखिए होता गया है कि कई बार ये वर्ड क्यों याद रखने होते हैं, ये वर्ड मान लीजिए कभी जो है बीजेपी कांग्रेस को बोल दे कि ये क्या इनके शासन में क्या चल रही, क्लेप्टोक्रेसी चल रही है, सारे के सारे चोर हैं जो सरकार चला रहे हैं, कभी कांग्रेस वाले बीजेपी के लिए बोल दे, तो इस तरह के वर्ड जो है ये बोल दिए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या, चोरों का शासन अगर हो तो वो क्या बोला जाएगा, क्लेप्टोक्रेसी बोला जाएगा। ठीक, अब बस यही आपके क्रेसी वर्ड से हम लोग अभी ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट में हम लोग और रूट वर्ड से मीनिंग्स जो है वो देखेंगे। ब्यूरोक्रेसी पे आते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी तो आपने पढ़ा होगा, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ब्यूरो वर्ड जो होता है ये किसके लिए बोला जाता है, ये टॉप ऑफिशियल्स जो लोग होते हैं उनके लिए ये वर्ड बोला जाता है। हिंदी में इसको बोला जाता है नौकरशाही। नौकरशाही, टॉप ऑफिशियल्स का जो शासन होगा वो क्या बोला जाएगा, नौकरशाही बोली जाएगी। यानी कि ब्यूरोक्रेट्स का जो शासन होगा वो क्या बोला जाएगा, नौकरशाही। जैसे कि आईएएस आईपीएस का शासन ही सब कुछ हो जाए, ठीक है, वो क्या बोली जाएगी, ब्यूरोक्रेसी बोली जाएगी। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो क्या बोली जाती है, नौकरशाही या फिर ब्यूरोक्रेसी बोली जाती है। ब्यूरो मीन्स टॉप ऑफिशियल्स, सो ब्यूरोक्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज रन बाय टॉप ऑफिशियल्स, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ब्यूरोक्रेसी बोलेंगे। अब आते हैं हम लोग एरिस्टोक्रेसी में। एरिस्टो का मतलब क्या होता है, एरिस्टो का मतलब होता है नोबिलिटी। ठीक है, बहुत ही नोबल पर्सन है। ठीक है, बहुत ही नोबल पर्सन। तो देखिए लिखा हुआ एरिस्टो मीन्स नोबिलिटी, सो एरिस्टोक्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज रन बाय नोबल फैमिलीज। बहुत ही नोबल फैमिलीज के द्वारा जो है वो गवर्नमेंट जो है वो चलाई जा रही है, तो वो क्या बोली जाएगी, वो एरिस्टोक्रेसी बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी, एरिस्टोक्रेसी बोली जाएगी। ये था हमारा आज का लास्ट जो है मीनिंग। आई होप आज के जितने भी रूट वर्ड्स थे उनसे जितनी मीनिंग्स बन रही थी आपको सब कुछ क्लियर होगा। मैंने कोशिश की है कि मैं एक एक चीज़ को समझाऊं और आपको शायद समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हुई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं वो चीज़ वहाँ पे, ठीक है, और मैं आपको ज़रूर बताऊँगी इसका आंसर। और वीडियो कैसी लगी है ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।